अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। SCO कॉन्फ्रेंस का 23वां सरबराही इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में हुआ। ये इजलास कामयाब इनेकाद इसका किया गया। उसके बाद ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और इस इजलास का एलामिया भी जारी किया गया है। इस इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म ने, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने और ईरान की जानिब से भी उनके नायब सदर ने आना था, लेकिन वो अपने जो मामूलात हैं उनकी वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके। बहरहाल उनके भी वज़ीर शरीक हुए। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सफारती सतह पे कामयाबी भी है। और जो इस इजलास के एलामिये में बात सामने आई है, तकरीबन तमाम जो शुरका हैं, तमाम ममालिक हैं, मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये एलामिया सामने आया है। चीन की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल मीटिंग जिससे पहले हुई, उसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमेशा की तरह ये अज़्म दोहराया गया। रूसी वज़ीर आज़म यहाँ पे पहुँचे पाकिस्तान की तरफ से, SCO की तरफ से। अब जो सदारत है SCO की वो रूस के सुपुर्द कर दी गई है और इसमें इस बात पे ज़ोर दिया गया है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इलाकाई करेंसी है उसकी तजवीज़ भी दी है। साथ ही साथ इसके बजट से मुतालिक भी बात की गई है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहा, भारत का रवैया बहुत मोहतात रहा। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि जयशंकर की तरफ से, भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ साइडलाइन मुलाकात की दरख्वास्त नहीं दी गई। क्या भारत ने फिर दो तरफ़ा मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार की है? तमाम पहलुओं पे गौर करेंगे। इक़्तिसादी एतबार से कितना बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, जो मुफाहमत की यादाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे बात हुई है, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत का जिक्र भी करेंगे। एक जानिब ये SCO समिट चलता रहा, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सियासी अकाबरीन हैं वो मिलते रहे। मौलाना कराची में बिलावल हाउस पहुँचे, फिर आज लाहौर रायवंड में बिलावल साहब, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ साहब के मेहमान हैं और ये बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान आज मुतवक्के है। कल कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। जो पार्लिमान की खुसूसी कमेटी थी उसका इजलास भी कल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक मुसव्वदा जो है वो सामने नहीं आया है। बहरहाल आइनी तरमीम हो पाएगी, अगर हो जाती है तो आने वाली हुकूमत की शक्ल कैसी होगी, ये बहुत से निकात हैं। इरशाद साहब, सबसे पहले तो जो हमारा SCO है यकीनी तौर पे दाद बनती है। एक कामयाब समिट हुआ, इतने 27 साल बाद पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया। एलामिये में बहुत सी बातें हैं, चीन, रूस हमने ज़िक्र किया, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा भारत से। जयशंकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो भारत का मोहतात तर्ज़ अमल है, क्योंकि हम 2 दिन भी बात कर रहे थे कि जयशंकर कोई स्टंट प्ले कर सकते हैं और इसकी उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है, कनाडा ने अमेरिका का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया, या मगरिब में भारत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको उस तरह पजीराई नहीं मिल रही, या मगरिब भी अब इदराक हो गया है कि भारत हमारे मुल्क में आगे हमारे बंदे मारता है? ये मोहतात होने की वजह क्या है? 2 वजूहात समझ आती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ओवरऑल माहौल जो था वो भारत को मौजू नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर चीन का वज़ीर आज़म एक दिन पहले आता है और 2 तरफ़ा दौरा करार पाता है तो ज़ाहिर बात है कि ये भी एक इंडिकेशन थी कि जी एक ख़ित्ते की अहम रियासत और अहम ममलिकत जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। और दूसरा ये भी उसको अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल कर रहा है, इसराइल का ईरान के हवाले से जो तर्ज़ अमल है, यूक्रेन की वजह से यूरोप का और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें भी उसने बैलेंस एक क्रिएट करना था या बैलेंस बरकरार रखना था, तवाज़ुन बरकरार रखना था। ये ना लगे कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं जिसका उसने ख़ुद ज़िक्र भी किया और ख़ित्ता जो है वो उसकी सिक्योरिटी भी ख़तरे में है, उसकी ख़ुद मुख्तारी भी ख़तरे में है और आवाम का जो एक 40% दुनिया के 40% अवाम इस ख़ित्ते में रहते हैं, उनका अमन व सुकून मुस्तक़बिल ख़तरे में है। और हम अपना जो इशू है वो उठा के सबटाज कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को।
तो ये दो चीज़ें नज़र आती हैं। नहीं, आप नहीं समझते कि भारत ने जो रिसेंट डेवलपमेंट है इदराक करवाया है अमेरिका को भी, कनाडा को भी, कि आई हैव पैरेलल ऑप्शंस, SCO भी है, मेरे पास ब्रिक्स भी है, और शायद जितना अमेरिका ये समझ रहा है कि भारत उस पर डिपेंडेंट है, तो तकरीबन मोर देन $400 बिलियन शायद चाइना के साथ ट्रेड भी है। नहीं, ये मैसेजिंग तो हो सकती है, उसने यूरोप की भी की हो, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो हमेशा वो गैर मोहतात तर्ज़ अमल अख्तियार करता है, गैर ज़िम्मेदाराना करता है, उससे अमेरिका को तो कोई कभी एतराज़ नहीं हुआ, कभी उसने रोका भी नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि जो पाकिस्तान अमेरिका के, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त है, और जो ख़ित्ते की मखसूस सूरत हाल है उसकी वजह से वो ये नहीं चाहेगा कि आइसोलेट हो। उसका आना भी बज़ात ख़ुद इस बात का सबूत है कि उसने आइसोलेट होना पसंद नहीं किया, वरना आज तक कितने साल से पाकिस्तान के साथ वो कुटी करके बैठा हुआ है। क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, बाकी बहुत सारे मामलात हैं। सार्क इसलिए मुअत्तल पड़ी हुई है जी कि उसमें वो बैठना नहीं चाहता। एक रीज़न तो ये भी थी ना, जो इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगाता था, वो तो ट्रूडो ने पूरी दुनिया को बता दिया कि दहशतगर्दी तो ये करते हैं। हाँ, वो तो बता दिया, तो बहुत बड़ा सेटबैक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे दफ्तर ख़ारजा की, हमारे वज़ीर ख़ारजा की, कि इस इशू को बैनुल-अक़वामी सतह पर उस तरह उठाएं जिस तरह वो इंडिया हमारे ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा करता है, हम दुरुस्त प्रोपेगेंडा करें या दुरुस्त हक़ायक़ जो हैं दुनिया के सामने रखें कि देखें हम तो पहले से इसका शिकार हैं। हम तो 75 साल से भारत की दहशतगर्दी का मुदाखलत का शिकार हैं। भारत जो है दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, वहाँ कत्ल व गारत करता है, दहशतगर्दी का मुर्तकब होता है। आप नहीं मानते थे, अब आप देख लें आपके अपने ममलकत, यानी कनाडा के साथ उसकी कोई तनाज़ात नहीं है। कनाडा एक दोस्त मुल्क है भारत का, अमेरिका उसका सरप्रस्त मुल्क है, दोस्त मुल्क है। वहाँ भी उसने वारदात डाली, वहाँ भी डालने की कोशिश की, वहाँ वो कामयाब हो गया। अमेरिका में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कनाडा ने अमेरिका का प्रेशर भी नहीं लिया जो होल्ड कनाडा ने तो उसके हाई कमिश्नर को और 5 दूसरे अफसरान को निकाल के ये बताया कि खुद मुख्तार रियासत जो है ना अमेरिका का प्रेशर कबूल करती है, ना भारत के साथ जो उसके इक़्तिसादी रवाबित हैं उनको वो रुकावट बनने देगी। बिल्कुल ठीक है। ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जो इख्तितामी कलिमात थे उसमें फ़लस्तीन का जिक्र भी किया, अफ़गानिस्तान भी, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की भी उन्होंने बात की है। अभी जो हालिया बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ थीं अफ़गानिस्तान से मुतालिक, इवन आपको याद होगा कि कुछ मुबस्सिरीन तो ये कहते हैं कि इनडायरेक्टली चीन ने, रशिया ने अफ़गानिस्तान को कबूल कर लिया। ये कितनी बड़ी इंडिकेशन है कि अब जो अफ़गानिस्तान की कबूलियत है उसकी तरफ भी कोई राह हमवार हो रही है। देखिए, जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने की है अफ़गानिस्तान की, ये हमारा मौक़िफ़ है, कौमी मौक़िफ़ हमारा यही है कि एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान जो है ख़ित्ते के मफाद में है। अफ़गानिस्तान के अवाम की मुश्किलात का इदराक होना चाहिए आलमी सतह पर, उसको सफारती तन्हाई का शिकार न किया जाए। ये तो पाकिस्तान ने हमेशा कहा है। अपने ज़ाती जो दो मुल्कों के दरमियान कोई गलत फहमियाँ, रंजिशें भी हैं, तो उसको पीछे रख के पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है। लेकिन साथ ही साथ ये ख्वाहिश भी हमारी है कि वो कोई अड्डा ना बने दहशतगर्दी का, दोबारा वहाँ दहशतगर्द जो हैं वो अपनी पनाहगाहें ना बनाएं, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, दूसरे हमसायों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, और तालिबान हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम आया कि जनाब उसने माजी से कोई, और ये रिजर्वेशन चीन की भी है, चीन की भी है, रूस की भी है, ईरान की भी है। तो लेकिन हमने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो उसूली बुनियादों पर किया, उसमें कोई जो दो तरफ़ा मामलात को आड़े नहीं आने दिया। बिल्कुल ठीक है। अब ये अफ़गानिस्तान का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक तो ये है कि वो इन शिकायत को या जो दोस्ताना गिले शिकवे हैं उनको दूर करे। सही है। अब जहाँ तक तस्लीम करने का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। ये जो कुछ भी हमारे दरमियान बाज़ हल्के कोशिश करते हैं मामलात ख़राब करने की, उनका
तदारुक भी इसी तरह किया जा सकता है। इसी तरह ही मुमकिन है कि हमारा सफारत खाना वहाँ काम कर रहा हो, यानी सफ़ीर हमारा मौजूद हो, उनका सफ़ीर हमारे यहाँ मौजूद हो। इनडायरेक्ट तो हम मामला चला रहे हैं नाज़िमुल उमूर के ज़रिए, लेकिन अगर सफारत हो, अगर एलिमेंट ये भी है कि अगर कोई बढ़ता भी है, प्रॉक्सीज शुरू हो जाती हैं। आपको भी पता है कितनी इन्वेस्टमेंट रही अशरफ गनी के दौर में, इवन अमेरिका भी वहाँ बैठा था, तो रॉ की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों ये हमें भी समझना चाहिए ना कि जब वहाँ अमेरिका मौजूद था, नेटो मौजूद था, हम उस इत्तेहाद का हिस्सा थे, उस वक्त भी कोई रोकने वाला तो नहीं था। इसका मतलब है हमें ये सोचना चाहिए कि कोई और भी है जो हमारे और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी नहीं चाहता। तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि इस वक्त वो तन्हाई का शिकार हैं। उनके यहाँ जो तामीर नौ का काम होना था, जो बहाली होनी थी, वो उस रफ्तार से नहीं हो रही। वो सिर्फ निज़ाम चला रहे हैं अपना बस। उसकी वजह यही है कि उनका तर्ज अमल वो एक ज़िम्मेदाराना रियासत का जो होना चाहिए उसके बारे में लोगों को शकूक की शुबात है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गान अवाम के लिए, और 50 साल उनको अब होने वाले हैं, 40 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया है, तो उनको इसका एहसास होना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, भारत का रवैया मोहतात भी था, पाकिस्तान को मुबारक भी दी, ओवरऑल देखा जाए माहौल भी बड़ा अच्छा रहा, लेकिन साइडलाइन मुलाकात की दरख्वास्त क्यों नहीं की गई? भारत के बारे में जब हमारे यहाँ कुछ लोग इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि भारत तो अमन का देवता है और कहीं हमारी तरफ से होती हैं, तो ये उनके लिए असल में है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दोनों अदवार में भारत के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, उसका सिला हमें क्या मिला। परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह से कोशिश की, आगरा समिट में गए, आगे बढ़ के लेकिन उसका जवाब एंड में गायब हो गया। तो इसलिए हमें ये समझ, उसका जो मुतकब्बिराना तर्ज़ अमल है और वो अभी तक 1947 के सानहे को भूला ही नहीं है। बेसिकली तो दो कौमी नज़रिया ही है ना इरशाद साहब, जो उसको असल बात है जिसको हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें खुशफहमी का, हम ये नहीं चाहते, हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन ये नहीं है कि भारत की डिक्टेशन कबूल करे पाकिस्तान। ये बिल्कुल ऐसे। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ख़ित्ते के उमूर पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि SCO का सरबराही इजलास पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद, पाकिस्तान ने इक़्तिसादी और सफारती सतह पर कौन से मकासद अचीव कर लिए हैं, दुनिया को बावर करा दिया? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे। देखिए, बात यह है कि 3 एतबार से ये एक बहुत तारीख़ी इजलास था और इसके असरात जो हैं अगले कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि पूरा जो आलमी निज़ाम है और आलमी इदारे हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, WHO हो, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी ताकतों ने बुनियादी तौर पे अपने मफादात नज़रियात को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए बनाए थे। अब SCO जो है वो एक ऐसी तंजीम आगे बढ़ रही है, उसका इर्तिका हमारे सामने हो रहा है, जो कि इस ख्वाहिश और इरादे की तर्जुमानी करती है कि जो यूरेशिया के ममालिक हैं वो अपने सलामती के, तरक्की के, खुशहाली के, गुर्बत के, माहौलियाती तब्दीली के और दूसरे जो मामलात हैं दहशतगर्दी के, उनको मिल बैठकर आपस में गुफ्तो शनीद से हल करना चाहते हैं और मगरबी ताकतों का जो असर व रसूख है उन पे जो यानी कि दारोमदार है उसको बतदरीज कम करना चाहते हैं। ये पूरा फोरम इसकी तर्जुमानी करता है। तो ये पाकिस्तान में इनकाद ये साबित करता है कि दुनिया का पूरा निज़ाम तब्दील हो रहा है, उसमें पाकिस्तान में बैठ के ये तमाम ममालिक गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं और पाकिस्तान इस प्रोसेस का बड़ा अहम हिस्सा है। दूसरी बात ये कि जो दुनिया में माशी निज़ाम में तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका भी जो एलामिया है उसमें बड़ा अहम अंदाज में कुछ चीज़ों की निशानदही की गई है और सबसे अहम चीज़ जो उसका एक बहुत ही जामिया और पुरमग़्ज़ एलामिया है
वो मेरी नज़र में ये है कि उसमें ये वाजे किया गया है कि जिस तरह चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने का प्रोजेक्ट है, उसको मरबूत किया जाए एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के क़याम से। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और अगले चंद सालों में 5-10 साल में हम देखेंगे कि ये वो सोच है कि ये जो आज एलामिया है, मुमकिन है 5-10 साल में हम यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे एक ऐसी यूरेशिया यूनियन देखें जिसमें ट्रैवल की पाबंदियां ना हो, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कॉमन करेंसी हो और कॉमन जो मामलात हैं उनको हल किया जाए और तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत तारीख साज दस्तावेज़ आज हमारे सामने आई है। अच्छा मोदी साहब, दो चीज़ें हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ बढ़ते हुए हमें मद्देनज़र रखना होगा कि यूरोप का जो कल्चर था, यूरोप का जो मज़हब था, यूरोप का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें तो एक कॉमन चीज़ें पहले से मौजूद थी। हमारे यहाँ इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। एक तो ये एक मसला होगा और दूसरा ये है कि वहाँ इक़्तिसादी अदम मसावात की भी वो कैफियत नहीं थी, सिवाय मशरक़ी जर्मनी को आप कह सकते हैं या पोलैंड को आप कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ एक नज़र आती है। तो क्या इसकी मौजूदगी में भी आप समझते हैं कि हम उस तरफ बढ़ सकते हैं और ये काबिल कबूल होगा इंडिया के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 तरह के पूरी दुनिया के इस वक्त ममालिक हैं 193। एक तो वो ताकतें हैं जो कि जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह हासिल की और पूरा दुनिया का आलमी निज़ाम मुरत्तब किया अपने मफादात नज़रियात के तहत। अब दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिन्होंने इस निज़ाम का वो निशाना बने, उनका इस्तेहसाल हुआ या उनके हुकूक और तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। और मैं ये वाशिगाफ़ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये ब्रिक्स और एससीओ को जो लीड कर रही हैं 2 ताकतें, चीन और रूस, वो इसी एहतमाल के तहत कर रही हैं कि अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पे अपनी कौमी सलामती की जो स्ट्रैटेजी उसने दस्तावेज़ के शक्ल में नवंबर 2022 में पेश की थी, उसने इस दहाई में अपना वाहिद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना कहा था। तो चीन को इसका बखूबी अंदाजा है कि वो रूस के साथ मिलके एक ऐसा मल्टीपोलर निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं जिसमें उनको वस्ती एशिया, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका के उन ममालिक जो कि मगरबी इस्तेहसाल का निशाना बनते रहे हैं और अभी भी एहतमाल रखते हैं, वो चीन और रूस की तरफ मबजूल होंगे और एक नया और मुतबादिल निज़ाम बनेगा जिसमें दुनिया के वो ममालिक तरक्की पजीर खुसूसन जो कि मौजूदा जो दुनिया के पावर सेंटर्स और इदारे हैं वो उनकी तवक्कुआत और मफादात पे पूरा नहीं उतर रहे, जो मसाइल का हल नहीं ढूंढ रहे, जो कि गुर्बत और अफलास को दूर नहीं कर रहे, जो कि बैरूनी मुदाखलत की हौसला नहीं कर रहे। एक और सवाल भी है कि भारत 2 कश्तियों का सवार है। भारत ब्रिक्स में भी है और यहाँ भी है, लेकिन साथ ही साथ वो अमेरिका के साथ उसके जो ताल्लुकात की नोयत है वो आपके सामने है, वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो भारत ये काम खुशउस्लूबी से होने देगा? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, 3 पहलू हैं। पहली बात यह है कि भारत की का जो तस्वीराती नज़रिया है उसके 3 पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू उसका 850 साल जो मुसलमानों की हुकूमत है बरसगीर में, इसलिए उसके खिलाफ एक नफरत है। दूसरा, मगरबी ताकतों पे अदम एतमाद भी है, एंटी इंपीरियलिज्म का भी आपको असर मिलता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तीसरा नुक्ता आपने कौन सा बयान किया है? मैंने तीसरा नुक्ता कहा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि अमेरिका को भी ये एहसास हो रहा है कि चीन के खिलाफ जो भारत की कमिटमेंट है वो लिमिटेड है। वो अमेरिका के लिए अंधाधुंध अंदाज में चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो अमेरिका को
एक तरह से बेवकूफ बनाने की उसकी कोशिश है, ताकि वो सिफारती, टेक्नोलॉजिकल और दिफाई इमदाद अपने आप को एक आलमी ताकत बनाने के लिए अमेरिका की आशीर्वाद और सपोर्ट हासिल कर सके। हकीकत में वो अमेरिका के लिए चीन के साथ कोई मतलब तसादुम मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहरहाल रूस, चीन और अमेरिका में, चीन और रूस के मुकाबले में अमेरिका के पलड़े में इसका वजन ज्यादा है, और इसका आगे जो तस्वीराती सफबंदी एशिया में हो रही है, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हाल ही में जो आसियान की समिट हुई चंद दिन कबल, उसमें मोदी साहब गए थे, लेकिन यहां उन्होंने वजीर खारजा को भेजा। तो इससे साबित वो अमेरिका को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा एक ऐसा ब्लॉक आसियान जो कि अमेरिकन लेड तिजारती मफादात की तर्जुमानी करता है, उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान मैंने अपना वजीर खारजा भेजा है, तो ये एक सिग्नल उन्होंने अमेरिका को दिया है कि तरजीहात मेरी ये हैं। लेकिन वो यहाँ इसलिए आए थे कि वो गोल पोस्ट खाली नहीं छोड़ना चाहते थे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, जो एलामिया है, उसमें कोई बहुत सख्त अल्फाज भारत की जो दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही है और रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से ना कर दी जाए, ताकि वो उस मौके पे मौजूद हों और सफारती आदाब के तहत पाकिस्तान बहुत सख्त अल्फाज उनकी मौजूदगी में इस्तेमाल ना करे। ये उनका असल मकसद था। अच्छा, ये फरमाएं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें कहा कि अपना हाउस एंड ऑर्डर करें। तो अब जिस तरह वज़ीर आज़म आए हैं, एक दो तरफ़ा दौरा पहले किया, उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, तो इसका मतलब है कि चीन ने ये तस्लीम कर लिया कि उसकी फरमाइश हम पूरी कर चुके। देखिए, एक हकीकत और पसंदाना और गैर जज्बाती बात यह है कि चीन की हमसे जो तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं, और वो दो हैं। एक ये कि हमारी जो अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी है वो एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट पैदा करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, ताकि चीनी कंपनियां उनको यहाँ इन्वेस्ट करने में, काम करने में मसाइल पेश ना आए। और दूसरी तवक्को उनको ये है कि उनके जो मफादात हैं, इन्वेस्टमेंट और कारकुन हैं, उनकी जान, माल और इज्जत महफूज रहे। ये बिल्कुल वाजे उनकी दो तवक्कुआत हैं, जो कि अभी उनके वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले उसका इजहार अपनी तकरीर में भी किया है। और मैं समझता हूं कि खुद पाकिस्तान का इसमें मफाद है कि हमें अपने दोस्तों, अपने पार्टनर्स, अपने इन्वेस्टर के एतमाद को बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को आसान बनाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ सलामती का, और बल्कि मैं कहूँगा तीसरा पहलू सियासी इस्तेहकाम का है, उसको भी देरपा अंदाज में बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हमें बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे दोस्त और पार्टनर्स हैं, उनका एतमाद हासिल हो सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, SCO समिट का कामयाब इनकाद हुआ, मेहमान आए, 2 वीटो पावर्स के वज़ीर-ए-आज़म आए, और काफ़ी इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे रहीं। सरमायाकारी के एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से आप समझते हैं कि ये समिट एक सनद है पाकिस्तान के लिए कि अब सरमायाकार आएंगे, वो पाकिस्तान पे एतमाद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, पाकिस्तान के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इतने सारे ममालिक, उनमें से रशिया, चाइना, इंडिया, टार कंट्रीज़, ईरान, ये सब बड़े ममालिक हैं। ये 40% हैं दुनिया की पॉपुलेशन का। ये 60% लैंड होल्ड करते हैं। इनमें से 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। चाइना एक राइजिंग टेक्नोलॉजिकल पावर है, एनर्जी, एग्री बेस्ड, माइंस एंड मिनरल्स। सो ये है अहमियत इस खित्ते की। So for Pakistan, certainly this is a good omen that so many countries have come to Pakistan and there has been a multilateral engagement. अब इसमें से क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो तय हुई, जो मैं इसको कहता हूँ ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। ये 3 ही पैराडाइम्स हैं ना जिसमें आपने प्ले करना है। इसमें ये हुआ कि एक SCO बैंक नया आएगा, एक SCO फंड क्रिएट होगा, और अहमियत इस चीज़ की कि दुनिया में जो खित्ते ईस्ट एशिया को देखिए तो आसियान, वो जो SCO की ट्रेड है उसका एक तखमीना आपको दे दूं, बहुत कम लोग देंगे, $500 अरब का है इस वक्त। गो बैक
फ्यू ईयर्स तो ये 300 थी। सो इसको कंपेयर करें आसियान से, वो 6 गुना है यहाँ से, बट हम 40% 3 अरब लोग इस खत्ते में रहते हैं और पावर्टी का इंसिडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक एनर्जी, कार कंट्रीज, रशिया तेल, एनर्जी अगेन, ईरान तेल, एनर्जी, चाइना इज सर्टेनली डिफरेंट। चाइना का एक नया ग्रोथ इंजन है, वो दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, लिथियम आयन, सेमीकंडक्टर्स, वो हाई टेक्नोलॉजी में चला गया है। सो चाइना ने हमें ये सबक सिखाया है कि ग्रोथ इंजन्स बनाने हैं। इंडिया एट द सेम टाइम एक जिसे आप कहते हैं, जब 90 की दहाई में ब्रेक किया, उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स और उन्होंने सर्विस सेक्टर को अपना जिसे कहते हैं आगे बढ़ने के लिए बनाया। पाकिस्तान मैक्रो स्टेबिलिटी के साथ साथ अब इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, नई मार्केट्स ढूंढ रहा है, नई एक्सपोर्ट ढूंढ रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान एट अ टाइम जबकि हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सॉफ्टर इमेज पाकिस्तान का, कि हम ऐसी चीज़ करा सकते हैं। वी आर अ मैच्योर नेशन, हम दुनिया के साथ रहना जानते हैं। और जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने मेरे ख्याल में आज ये ज़रूर कहा कि आखिरी बात के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, पर हमारा जो प्रोग्रेस है एज एन एससीओ वो साझी होनी चाहिए और हमें हर चीज़ जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको मान कर, अगर आप कम्युनिके देखें और मैंने देखा है वो, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल अ गुड स्टोरी। एक चीज़ आई थिंक मिसिंग थी, इन्होंने ज़्यादा बात पीपल टू पीपल एक्सचेंज और बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की नहीं की। आई थिंक जो अब ग्रुप्स बने वो इन दो चीज़ों पे काम करें, तभी ताल्लुक बढ़ेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। जी सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 500 अरब डॉलर के आपने बात की, मुझे याद है 18 में हम 2018 में चाइना गए थे, तो वहाँ जब ये बात होती थी सीपैक के हवाले से 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, तो उन्होंने कहा कि आप 500 अरब डॉलर के बारे में क्यों नहीं सोचते। और ईरान की उन्होंने मिसाल दी कि हम 400 अरब डॉलर की वहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, 200 की तो अब हो भी रही है। तो हमने जो इस वक्त सामने आए हैं फिगर के 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुफाहमती यादाश्तें हुई हैं या तवक्को कर रहे हैं। हम ये जो सोचते हैं, इतना छोटे फिगर क्यों सोचते हैं? ये हमारी कैपेसिटी का इशू है या कुछ और मसला है? देखिए, ये हमेशा इशू तो वही है जो भी आपने आखिर में एक लफ्ज़ यूज़ किया। पाकिस्तान में हिज रॉयल हाइनेस आई थे, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी बननी थी, एक रिफाइनरी। आज उस बात को मेरे ख्याल है 5 साल गुजर गए हैं, ना कोई रिफाइनरी है सवाए रेकोडिक जो इस वक्त ऑन द टेबल है, और 2.2 अरब डॉलर के मुआहिदे जो नए हुए हैं। हम अब उस तरफ बढ़ रहे हैं, बट वो सारी बात, तेल आएगा रशिया से, आज 30% कम की बात उस वक्त हुई थी, आज आप देख लीजिए। सीपेक 2 पिछले 3-4 साल से हमने लानी थी, अब वहाँ खड़े हैं जहाँ पे IMF हमें ये कह रहा है कि नहीं, आप मराहत ना दें, आप अपनी SEZs को फेड आउट करें। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो ये तो रियलाइज़ करना पड़ेगा ना कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सख्त चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स नए जो लाएंगे वो ऐसे ना हो कि हम बाद में कह रहे हों कि वो देखें ना जी 2002, 94 और 2015 की पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में भी कोताही थी हमारी साइड से, पर IPPs ने भी फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान इज़ इन द ग्रिप ऑफ अ चैलेंज विच आई ऑलवेज से इज़ अ पब्लिक सेक्टर HR चैलेंज। उसको जब तक ओवरकम नहीं करेंगे, तो जैसे आप फरमा रहे हैं, इन 11 अरब डॉलर की जो ये हुजम है MOUs का, इसको भी अगर आप बना लें इनटू रियल गुड ऑन द ग्राउंड सरमायाकारी, एक्सपोर्ट रिलेटेड। अब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो यही सोचना है ना, मसला क्या है कि एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की है, क्रॉस नहीं कर रही, 18-19 उसमें से टेक्सटाइल है, बाकी लेदर और फार्मा और बाकी मिलाएं और एग्रीकल्चर मिलाएं तो ये टोटल एक्सपोर्ट है मुल्क की। बेच नहीं पाते दुनिया को, जो दुनिया को बेचेंगे नहीं तो एक खसारे में खड़े रहेंगे। अब बताइए कि आपने क्या करना है। मुआहिदों से याद आया, मैं नया गवर्नमेंट में आया था तो उस वक्त FODP एक चीज होती, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, 5 अरब डॉलर। अब चलें उससे आगे चलिए,
जिनीवा के 11 अरब डॉलर के प्लेजेस थे, 9 या 10 या 11 अरब डॉलर के, आप उसका अहाता करें। सो एक तो बात है कि जो भी कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाना जो है, इस कॉन्फ्रेंस में भी आखिर में बड़ी अच्छी बात हुई, और मैं हमेशा कहता हूँ ये बात हुई कि ऑपरेशनलाइज, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये 3 लफ्ज यूज हुए। ये 3 लफ्ज मेरे लिए तो जिसे कहेंगे ना, होल्ड द मोस्ट प्रॉमिस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड। ये कैसे हमने सब कुछ जो है उसको अमली जामा पहनाना है। डॉक्टर साहब ये अच्छा, बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आपने बात की, तो IMF हमें पाबंद कर रहा है कि नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप नहीं बनाएंगे, तो ये चाइना के साथ मिल के हमने CPEC के हवाले से बनाने, ये पाबंदी उन पर भी आयद होगी या वो इससे मुस्तस्ना है? देखिए, विद द IMF, और इस पे हम किसी दिन प्रोग्राम में पूरा MEFP जो डॉक्यूमेंट होता है जो पाकिस्तान या कोई भी अथॉरिटी साइन करती हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि एक मुल्क जिसकी 13% रह गई है इन्वेस्टमेंट टू GDP, 18 थी 10-15 साल पहले चले जाइए। अब असल बात ये है कि IMF को बराबर कराना था अथॉरिटीज़ ने कि भाई ये स्टेबिलिटी जो है इस पे फोकस बहुत करके हम इन्वेस्टमेंट मुल्क में अगर ना ला पाए तो 3 साल बाद तो फिर वहीं खड़े होंगे कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चली, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो ये जो आपने बात सामने रखी है ये बहुत अहम हो गई है। हमने ये कहा है कि हम फेज आउट कर देंगे इंसेंटिव्स को 2035 तक। सारे जो हमने दिए हुए हैं SEZs में, 9 SEZs हैं पाकिस्तान में, और कोई नए इंसेंटिव फिजिकल यानी कि मालियाती तौर पर टैक्स की मद में नहीं देंगे। तो अगर ऐसा है तो आई एम नॉट श्योर कि जो CPEC 2 का जो फ्रेमवर्क है उसमें अगर कोई इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है तो वो कैसे करनी है, इसको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि IMF से दोबारा डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक बात अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की भी बाहर भी ये देखी है कि इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट टेबल पर अथॉरिटीज़ की साइड से बहुत कम होते हैं। सो जो गुफ्तगू है वो शायद उतनी बराबर नहीं करवा पाते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो इतनी जिसे कहेंगे अपनी फोर्सफुली नहीं बता पाते कि ये सारी सिचुएशन है, इसमें हमें कुछ अरसा इसको डिले करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मैं फैसल को दे दूंगा, खाकान से छीन लूंगा, अरशद साहब को नहीं। कहना यह है कि इरशाद साहब को भी दूंगा, मसावी रखेंगे, बट इस वक्त इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, और आपका क्या मतलब है कि जो UAE में इन्वेस्टमेंट आती है, जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट आती है, उसके लिए वो ज़मीन साजगार नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर नहीं बनाते, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं घटाते, वो ईज नहीं पैदा करते। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, आई थिंक ये तो आपका प्राइमरीली बड़ा फोकस है, और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए कि उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग और राइट साइजिंग के नाम पे कुछ काम किए हैं। बहरहाल अब एक और इंतहाई अहम मामला है, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने भी रीजनल कनेक्टिविटी की बात की, ऑल दो कोई बायलैटरल टॉक तो पाकिस्तान के साथ हो नहीं सकी, लेकिन इस सब के बावजूद जो पाक भारत तिजारत है और फिर अगस्त 5 का भारत का इक़दाम भी मौजूद है, इसमें होते हुए आप समझते हैं कि पाक भारत तिजारत की बहाली का इम्कान है? यार फैसल, कैन आई से दिस, एक चाइना है ऊपर, इतना बड़ा मुल्क, ठीक, पूरी कार कंट्रीज की मार्केट मौजूद है, पूरी ईरान की मार्केट मौजूद है। क्या हमने अपनी चीज़ें इतनी अच्छी बना ली हैं या इतनी एक्सपोर्ट की सरप्लस बना ली है कि हमने ये सारा कुछ बेच दिया हो? मतलब मैं हमेशा जब ये कोई सोचता है इंडिया से ट्रेड का, तो मैं कहता हूँ कि पहले तो ये कहना कि ये सारी जो मार्केट है मेरी, ये वेस्ट की, ये ऊपर की, और हम कहाँ हैं, सेंट्रल और साउथ एशिया के दरमियान में हैं, और मिडल ईस्ट का हमारे पास एक्सेस है। क्या हमने ये सारा एक्सप्लॉइट कर लिया है? फूड बास्केट मिडल ईस्ट की हमने कर ली है कि अब हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे और भी बहुत सी कबातें हैं। सो माय टेक इज कि पहले ये देख लें। दूसरी बात ये है कि आज इंडिया से पाकिस्तान हैज बीन अ ग्रेट होस्ट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कूडोस टू द पाकिस्तान अथॉरिटी, वेल डन। आज एक चीज़ ज़रूर ब्रेक हुई है कि दोनों जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक इंटरेक्शन हुई है। सो ऑन द साइड लाइन्स तो नहीं कहेंगे, ऑन द लंच टेबल ही अगर गुफ्तो शनीद हो तो चलें, एक राह हमवार हुई है, वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग, एंड आई थिंक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अभी हमें
ये फ्री ट्रेड से आगे पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि हम क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, क्या पैदावारी सलाहियत, क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे कि हमारी प्रोड्यूस ऐसी हो कि वीट की खपत बढ़े, राइस की पाकिस्तान में सप्लाई बढ़े। हम इन चीज़ों को बना तो लेना पहले, फिर बेचने की भी गुंजाइश कर लेंगे। और ये इतनी बड़ी मार्केट है, और इंडिया ऑफ कोर्स विद इन दैट फ्रेमवर्क। और इंडिया से जब लास्ट ट्रेड हुई है, अगर मुझे सही याद हो तो बड़ी लॉप साइडेड थी, बहुत ज़्यादा हुजम था जो इंडियन मार्केट की चीज़ें पाकिस्तान आ रही थी। तो ये बड़ा स्टडी करना पड़ेगा, अगर खोलना भी है तो कैसे खोलना है, क्या प्रोडक्ट्स होंगी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये मुश्तरका करेंसी की बात भी हुई है, तजवीज़ आई है, ये काबिल अमल है और क्या ये सारे मुल्क इसको आसानी से कर पाएंगे? इरशाद साहब, जो मुश्तरका करेंसी है वो यूरो एक आपके सामने वो है। देखें, ये बहुत लेटर की बात होती है, जब मैच्योर हो जाती हैं चीज़ें। बायलैटरल बॉर्डर्स बहुत आसान हो जाते हैं, मल्टीलैटरल बॉर्डर्स बहुत आसान हो जाते हैं, वीज़ा फ्री एंट्रीज हो जाती हैं। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे डाउन द रोड। यूरोपियन मार्केट बहुत डेवलप्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ की मैच्योरिटी बहुत है, जी सही है, वो एक चीज़ ये कर पाए हैं। सो आई थिंक जी वी डॉक्टर हैव टू वेट इट आउट फॉर दैट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान जी के वक्त का। इरशाद साहब, कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, सेनेट का इजलास बुला लिया गया, जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी है उसका इजलास फिर होगा। अभी जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान बिलावल साहब की मुलाकात, कल बिलावल साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात, दो जमातों का मुसव्वदे पे इत्तफाक, आईनी तरमीम हो रही है। देखें, अगर कल इजलास बुला लिया गया है सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी, काबीना का भी, पहले काबीना का इजलास होगा, फिर ये दो इजलास होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत अब पिछला तजर्बा तो नहीं दोहराएगी, अपने नंबर पूरी करके ही उसने ये सब कुछ किया होगा। सही है इरशाद साहब, ये जो मुलाकातों का सिलसिला है और ऑब्वियसली आज रायगढ़ में बड़ी बैठक है, अब बाज़ हल्कों का तो ये कहना है कि शायद जो PDM गवर्नमेंट है उसकी तश्कील फिर से होने जा रही है, लेकिन वो थोड़ा लेट का मामला है। बुनियादी नुक्ता ये है कि बिलावल साहब ने इस कॉज को लीड किया, मौलाना को किसी लेवल पे वो लेकर आए कि कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि हम एक मुसव्वदे पे मुत्तफ़िक हो गए हैं, आईनी तरमीम हो जाएगी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि ये तरमीम अगर इत्तेफाक राय हो गया है, जायज़ कानूनी पार्लिमानी तरीके से अक्सरियत हासिल है हुकूमत को, हुकूमती इत्तेहाद को, तो ये हो जानी चाहिए और हो जाएगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से वफ़ादारियाँ जबर से, दबाव से, लालच से ख़रीद कर या तब्दील करके ये तरमीम करने चाह रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये ना पार्लियामेंट को मजबूत करेगा, ना जमहूरियत को मजबूत करेगा, और ना सियासत हमारी जो पहले ही बहुत आलूदा है उसको, उसके लिए मुफीद होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इत्तेफाक राय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ सियासी जमातें इत्तेफाक राय करें, क्योंकि ये मामला जो है ये सिर्फ सियासी जमातों का मामला नहीं है, सियासी इशू नहीं है। इसका ताल्लुक़ अदलिया से है, इसका ताल्लुक़ हमारी जो कानूनी बिरादरी है, वकला है, उससे है, सिविल सोसाइटी से है, और आम आदमी के हकूक़ से है। तो इस पर इन शोबों से भी इत्तेफाक राय हासिल करना ज़रूरी है। वो तो कह रहे हैं बिलावल साहब ने इतनी जो बार काउंसिल्स के साथ, एसोसिएशंस के साथ उन्होंने गए, तकारीर की, कंसेंसस बिल्ड किया, और वकला की जानिब से भी इरशाद साहब एक धड़ा है वो रिएक्शन दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कलेक्टिवली तो वकला नहीं दे रहे रिएक्शन। नहीं, देखें, बात यह है कि कलेक्टिवली किस तरह होता है कि मुख्तलिफ बॉडीज़ है ना, मुंतखब बॉडीज़ हैं। जी एग्जैक्टली। एक बार काउंसिल एक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट बार एक बॉडी है जी, और हाई कोर्ट बाज़ बॉडीज़ हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एशिया की सबसे कदीम बार है, कराची बार है, कोयटा बार है, पेशावर बार है, इस्लामाबाद बार है, फिर लोकल जो शहरी सतह पर होती हैं उसकी भी तो अहमियत है। मिले जुले हैं ना, आधे जो हैं वो हक में हैं, आधे का हमने तो कोई नहीं, हमने तो देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एक तरफ है, बाकी ये सारी बार जो है वो एक तरफ है। सही है, हम तो ये देख रहे हैं ना, मुंतखब बॉडीज़ को हमने देखना है। और दूसरा ये है कि क्या जजेस जो हैं वो एक फ़रीक हैं, आप उन पर जो कुछ इम्पोज़ करने जा रहे हैं, क्या अदलिया को ये मजबूत करेगा या कमज़ोर करेगा?
ये मनमानी की पहली जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसके नतीजे में ना जमहूरियत को फ़ायदा हुआ है, ना पार्लियामेंट को फ़ायदा हुआ है, ना सियासी जमातों को फ़ायदा हुआ है। वही सियासी जमातें जो ये काम करती थी बाद में पछताती थी। सही है। मौलाना का जो इत्तेफाक राय हुआ है, इसको इत्तेफाक राय समझा जाए? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई खबर नहीं है ऐसी। वो सही, आएगा तो ठीक, बात करेंगे ठीक इस पे। है। इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो। शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।